हेलो गाइस, दिस इज वेबो टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों, हाल ही में आपको भी एक खबर सुनने के लिए आई होंगी कि एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के अंदर टाटा एंड कंपनी ने खरीद लिया है। यानी कि दोस्तों उसकी जो 100% हिस्सेदारी है वो टाटा के पास में चली गई है। अब दोस्तों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर एयर इंडिया के साथ में ऐसा क्या हुआ जो एयर इंडिया को बिकना पड़ा, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया कि एयर इंडिया को बेचने के लिए, उसकी बोली लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। तो दोस्तों आज के इस केस स्टडी के अंदर हम यही जानेंगे, इसकी हिस्ट्री तक जाएंगे, इसकी डीप तक जाएंगे, आखिर एयर इंडिया कब स्टार्ट हुई थी और क्यों इसके अंदर इतना घाटा आ गया। दोस्तों इस केस स्टडी को जानने के लिए वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। एक बिजनेस आइडिया के बारे में, एक फंडामेंटल्स के बारे में, एक स्ट्रेटेजी के बारे में। कोई भी कंपनी बिकने के लिए कैसे तैयार होती है? जब कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाती है तो बिकने के लिए, सेल होने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि कंपनी के पास में कोई भी रेवेन्यू नहीं बचा रहता है। कई तरीके से बिजनेसमैन अपने कंपनी को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। यानी कि कभी कभी कंपनी का आईपीओ लाना पड़ता है, जिसके अंदर निवेशक पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद में कंपनी सर्वाइव करने लगती है। लेकिन यहाँ पर एयर इंडिया के साथ में ये हुआ कि कंपनी कई सालों से घाटे के अंदर जा रही थी। मैं बात करूँ आपको तो 2007 से कंपनी आज तक 2021 तक 14 सालों के अंदर कंपनी घाटे में जा रही है। बिकॉज यहाँ पर सरकार को यह डिसीजन लेना पड़ा कि कंपनी को बेचना है, उसको सेल करने के लिए कंपनी को निकाल दिया। तो अगर मैं बात करूं तो एयर इंडिया कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो चुका है। अब दोस्तों ये कर्जा किस तरीके से होता है? जब कंपनी के लिए फ्यूल महंगे हो जाते हैं या फिर पेंडेमिक का दौर आता है, आपने कोरोना का दौर भी देखा होगा, उस टाइम पे भी एविएशन मार्केट पूरा ढीला पड़ गया था और एयर इंडिया पहले से ही घाटे में चल रही थी। तो गवर्नमेंट को बस एक ही लास्ट डिसीजन था जो कि अभी लेना पड़ा, और टाटा एंड कंपनी के पास में 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ने इस कंपनी को अपने नाम कर लिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयर इंडिया कंपनी भी टाटा की थी। चलो चलते हैं इस हिस्ट्री के डेप्थ में। बात करते हैं जेआरडी टाटा की। दोस्तों जेआरडी टाटा एक ऐसे पहले इंसान थे जिनके पास में पायलट होने का लाइसेंस था। यानी कि 10 फरवरी 1929 को इनको पायलट होने का लाइसेंस मिला था, जो अकेले भारत के अंदर विमान सेवाओं को चला सकते थे या फिर विमान को उड़ा सकते थे। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने पहली फ्लाइट कराची से लेकर तो मुंबई तक उड़ाई थी, जो कि 10 अक्टूबर 1932 के अंदर उड़ाई थी। धीरे धीरे इन्होंने अपनी खुद की कंपनी टाटा एयरलाइंस स्टार्ट की, और टाटा एयरलाइंस स्टार्ट करने के बाद में इसमें अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पर भी ऐसा कोई सोर्स नहीं था। वो चाहते थे कि विमान सेवा के जरिए भी हमारा भारत देश कई तरीकों के हर फैक्टर में आगे रहे। वो चाहते थे कि एयरलाइंस विदेशी कंपनियां चलाती है तो हमारा भारत भी विदेशी कंपनियों के साथ में कॉम्पिटिट करेगा, हम भी हमारी विमान सेवाएं चलाएंगे। उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जो कि 1944 तक चला था। उस समय क्या हुआ था कि एविएशन मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर गया, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था तो देशों के अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना जाना पॉसिबल नहीं था। यानी कि लोग आना जाना नहीं कर रहे थे। उस टाइम पर कोई भी उनके पास में रेवेन्यू नहीं था, कंपनियां घाटे में जाने लगी। उसी समय भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम इन कंपनियों को सर्वाइव करने के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए हम कुछ हेल्प करें। तो इसमें हेल्प करने की बात यह थी कि योजना आयोग की तरफ से 1946 के अंदर एक डिसीजन लिया गया कि हम हमारे यहाँ की जितनी भी कंपनियां हैं उनको सर्वाइव करने के लिए खरीद लेंगे, यानी कि हम गवर्नमेंट के नियंत्रण में इस कंपनियों को ले लेंगे। उसी समय दोस्तों गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, टाटा एयरलाइन को इंडिया ने खरीद लिया और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया। अब उसके बाद में दोस्तों टाटा कंपनी के हाथ में से ये कंपनी छूट गई। 1953 के अंदर एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं एयर कॉर्पोरेशन एक्ट। इस कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत इस कंपनी को पूरी तरीके से 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो गई और गवर्नमेंट इसको सर्वाइव करने लगी। गवर्नमेंट ने सोचा था कि इन कंपनियों के अंदर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और सभी तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एयर इंडिया बहुत ही तगड़े तरीके से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लगी। फिर क्या हुआ दोस्तों कि गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इसको हम दो भागों में, पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक थी इंडियन एयरलाइन और एक थी एयर इंडिया। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इंडियन एयरलाइन के पास में 172 एयरक्राफ्ट है। उसी टाइम पर ऐसा हुआ कि इन एयरक्राफ्टों को डिवाइड कर दिया गया। एयर इंडिया जो सर्विस थी जो कि आउट ऑफ कंट्री में काम करती थी, यानी कि हमको यहाँ भारत से चीन जाना हो, अमेरिका जाना हो, भूटान जाना हो या फिर जापान जाना हो तो उसके लिए हम एयर इंडिया सर्विस का यूज कर सकते थे। सेकंड सर्विस की बात करें, ये थी इंडियन एयरलाइन, जो कि केवल हमारे भारत के अंदर काम करती थी। यानी कि हमको मुंबई से दिल्ली जाना है, दिल्ली से कोयम्बटूर जाना है या फिर जम्मू कश्मीर जाना है तो ये इंडियन एयरलाइन काम करती थी। तो दौर आया 2005 का। 2005 के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने लोगों को सस्ती सेवाएं देने के लिए, क्योंकि विमान सेवाएं क्या थी कि बहुत ही महंगी हुआ करती थी तो लोग इसमें जाना ज्यादा पसंद नहीं करते थे।
थे। इन्होंने 2005 के अंदर इंडियन एयर एक्सप्रेस करके एक सेवा लॉन्च की जिसमें कि सस्ती पोजीशन पर ये काम करती थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि 2007 के अंदर इन तीनों कंपनियों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि जो इंडियन एयरलाइन थी और एयर इंडिया थी और इंडियन एयर एक्सप्रेस जो तीनों सेवाएं थी इनको मर्ज कर दिया गया 2007 के अंदर कि हम अलग अलग हमारी सेवाएं नहीं चलाएंगे, पूरी सेवाएं इकट्ठी भारत में भी चलेगी और आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी चलेगी। इसी टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि 2007 से कंपनी धीरे धीरे घाटे की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियों का आगमन होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि इंडिगो हो गई, स्पाइस जेट हो गई, विस्तारा हो गई। ये जो प्राइवेट कंपनियां थी ये हमारे एयर इंडिया के साथ में कॉम्पिटिट करने लगी और कंपटीशन के साथ में दोस्तों आपको पता ही है कि प्राइवेट कंपनी एक इंडिपेंडेंट कंपनियां होती है, ये अपने तरीके से मार्केट को डिपेंड करती है। यानी कि अगर ये कंपटीशन के लिए अगर लो ऑफ कॉस्ट में लोगों को सेवाएं देने लगी, सर्विस देने लगी, तो शायद लोग गवर्नमेंट की सेवाएं लेना भूल सकते हैं। लोग जहां पर सस्ता मिलेगा उन्हीं सेवाओं को लेना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से एयर इंडिया मध्य में चलती गई और कंपटीशन का सामना एयर इंडिया नहीं कर पाई। कंपनी 2012 के अंदर जो एयर इंडिया कंपनी जो फर्स्ट पोजीशन पर चलती थी, आज वो एयर इंडिया कंपनी चौथे नंबर और चौथे पायदान पर आ चुकी थी और सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आ गई थी इंडिगो कंपनी, जिसका आज प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो 48% मार्केट वैल्यू इंडिगो कंपनी ने मार्केट शेयर इसका घेर के रखा हुआ है। तो अब दोस्तों हुआ ये कि कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लाई, बहुत सारे एक्ट लाए, निवेशकों को बुलाया कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इसके अंदर। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि धीरे धीरे कंपनी घाटे में ही जा रही थी। दौर आया 2018 का, यानी कि 2018 के अंदर भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि हम इसकी 76% हिस्सा बेच देंगे, यानी कि हम कंपनियों को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी, इनके ऑफिसेस, इनकी रखने की सर्विसेज सब कुछ हम बेच देंगे और इसकी जो लगभग 24% जो हिस्सेदारी है वो हमारे पास में रखेंगे, हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे एक तरीके से। लेकिन ये तरकीब भी कहीं ना कहीं काम नहीं की, लोगों ने इसको खरीदना सही नहीं समझा, तो ये तरकीब भी भारत सरकार की यहाँ पर फेल हो गई। उसी के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 2021 जो कि आज का दौर चल रहा है। आज कंपनी 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के घाटे में जा चुकी है और माना जा रहा है कि 5 साल के अंदर ये 90,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये आंकड़ा पार कर लेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक निर्णय और डिसीजन लिया कि कंपनी को अब पूरी तरीके से 100% सेल कर देना चाहिए। तो इसी टाइम पर दोस्तों बोली लगाने वाले एक अजय सिंह, जिन्होंने 15,000 करोड़ की इसकी बोली लगाई थी, उसी के साथ में टाटा एंड कंपनी ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर इस कंपनी को अपने नाम पर कर लिया। और दोस्तों कहा जाता है कि जिस समय पहले जेआरडी टाटा का सपना था टाटा एयरलाइन को आगे बढ़ाने का, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, वो सपना आज रतन टाटा जी ने कंप्लीट कर दिया और इंडियन लाइन को वापस लेकर आ गए। इसी तरीके से रतन टाटा ने लिखा अपने ट्विटर, वेलकम बैक एयर इंडिया, यानी कि एयर इंडिया की वापसी अब टाटा कंपनी के अंदर हो गई है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम में एयर इंडिया की वैल्यू क्या थी, तो आज हम मार्केट शेयर की बात करते हैं एविएशन मार्केट की कि कितने परसेंट की हिस्सेदारी कौन से कंपनी की है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, लगभग 100% का आधी हिस्सेदारी लेकर बैठी हुई है, जिसका नाम है इंडिगो। दोस्तों इंडिगो की हिस्सेदारी एविएशन मार्केट के अंदर इसके शेयर है 48%। सेकंड पोजीशन पर बात करें तो स्पाइस जेट, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 16% है। और थर्ड पोजीशन पर बात करें तो हमारी एयर इंडिया जो कि 11% की हिस्सेदारी लेकर आज मार्केट में बैठी हुई थी। उसी के साथ में दोस्तों थर्ड नंबर पर है गो एयर, जिसकी हिस्सेदारी है 11%। और हम फिफ्थ पोजीशन पर बात करें तो एयर एशिया, जिसकी हिस्सेदारी 7% है। सिक्स पोजीशन पर हम बात करें तो विस्तारा, जिसकी हिस्सेदारी 6% है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि एविएशन मार्केट से टाटा कंपनी हट गई थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एयर एशिया जिसके की 7% हिस्सेदारी है और दूसरा हम बात करते हैं विस्तारा, जिसकी की 6% हिस्सेदारी है। हम इसी तरीके से हम विस्तारा की बात करें तो इसके अंदर 49% जो हिस्सेदारी है वो सिंगापुर एयरलाइंस की है और दूसरी हम बात करें 51%, तो 51% इसमें टाटा की हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें एयर एशिया की तो इसके अंदर 83% लगभग टाटा की हिस्सेदारी है। इसी के साथ में दोस्तों अब एयर इंडिया का 11% भी इनके साथ में ऐड हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि ये इंडिगो के बाद में सेकंड नंबर पर टाटा आ जाएगी। इसी तरीके से रतन टाटा ने जेआरडी टाटा का सपना कंप्लीट किया। अब आपके माइंड में दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे थे एयर इंडिया के अंदर, तो इनका क्या होगा? दोस्तों इसके अंदर इस बोली के अंदर एक शर्तें रखी गई थी, जब भी कोई कंपनी इसको एयर इंडिया को खरीदेगी तो उसके उस टाइम पर 5 साल तक कोई भी इनके वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को निकाल नहीं सकता। आफ्टर ऑल 5 साल के बाद में हम इनके वर्कर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और पहली एक पोजीशन थी कि इसका जो एयर इंडिया का नाम है वो 5 साल तक नहीं हटेगा। इसके अंदर अगर टाटा अपना नाम लगाने के लिए जाए तो 5 साल के बाद में टाटा एयरलाइंस के नाम से इसको चला सकती है। अब दोस्तों हमारे माइंड में एक क्वेश्चन भी आता है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है, गवर्नमेंट जॉब्स लेस होती जाएगी, जनता इस बार सबसे ज्यादा खुश है और इसके अंदर पहली बार प्राइवेटाइजेशन के ऊपर लोग ज्यादा खुश है और पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें लोगों का बहुत ही ज्यादा भला है और एक सही हाथों में और सही कंपनी के हाथ में जा
जा रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको ये एयर इंडिया की केस स्टडी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज की चीज़ सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडी, डीप एनालिसिस और कम्युनिकेशन और स्किल के साथ में बहुत कुछ मिलने वाला है। चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में, बिजनेस टॉपिक के साथ में।